नमस्कार, मैं सतवीर आपका डीएवी व एग्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपन ने पिछले वीडियो में खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ा था। खरपतवारों का वर्गीकरण अपना फसल संबंध के आधार पर हो गया था, जीवन चक्र के आधार पर हो गया था, ऋतु या फसल बुआई के समय के आधार पर हो गया था, परपोषिता के आधार पर हो गया था और पत्ती की संरचना के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था। तो पिछले वीडियो में जितने भी अपन ने पढ़े हैं तो वो 5 वर्गीकरण कंप्लीट हो चुके थे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है खरपतवारों का ही वर्गीकरण किसके आधार पर? बीज पत्र के आधार पर। किसके आधार पर? बीज पत्र के आधार पर। सब तो देखो छठा वर्गीकरण किसके अकॉर्डिंग टू? बीज पत्र के आधार पर। तो सबसे पहले अपने को समझना जरूरी है कि बीज पत्र क्या होता है, यानी कोटाइलिडन। कोटाइलिडन क्या होता है? तो बीज पत्र किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी पौधे का बीज जब भूमि के अंदर गिर जाता है वो उचित नमी, प्रकाश, वायु पाकर क्या होता है? अंकुरित होता है। क्या होता है? अंकुरित। अंकुरित जब बीज होता है ना तो उस समय क्या होता है कि खरपतवार या पौधे का बीज है, उस बीज के चारों तरफ का जो बीज चोल है वो बीज चोल एपिकोटाइल में जाकर ऊपर 2 भागों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो जब बीज चोल 2 भागों में विभाजित हो तो उसको कहते हैं द्विबीजपत्री। क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री। ठीक है। और एक जब ये बीज पत्र यानी 2 भागों में डिवाइड नहीं होता तब वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैसे ये ऐसे निकल जाए तो क्या कहलाएगा? एक बीजपत्री। क्या कहलाएगा? एक बीजपत्री। क्या कहलाएगा? एक बीजपत्री। ठीक है। तो बीज पत्र क्या हो गया कि जब किसी भी फसल का या पौधे का बीज है भूमि के अंदर गिरा, वो उचित नमी, प्रकाश, वायु में पाकर क्या हो गया कि बीज का बीज चोल है वो एपिकोटाइल के रूप में भूमि से बाहर 2 यानी पत्ती के रूप में निकलता है। उस पत्तीनुमा संरचना को ही क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। तो बीज पत्र जब 2 भागों में विभाजित हो जाए तब तो द्विबीजपत्री, और बीज पत्र जब 2 भागों में विभाजित न हो तब क्या कहलाता है? एक बीजपत्री कहलाता है। ठीक है। तो इस बीज पत्र के आधार पर है ना खरपतवार क्या हो गए? बीज पत्र के आधार पर खरपतवार क्या हो गए? बीज पत्र के आधार पर खरपतवार 2 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला एक बीजपत्री खरपतवार। क्या कहलाए? कौन सा खरपतवार है? एक बीजपत्री खरपतवार, जिसको बोलते हैं मोनोकोटाइलिडन। ठीक है। और सेकंड होता है द्विबीजपत्री खरपतवार। क्या होता है? द्विबीजपत्री खरपतवार। द्विबीजपत्री खरपतवार जिसको बोलते हैं डाइकोटाइलिडन। ठीक है। तो बीज पत्र के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के? एक बीजपत्री खरपतवार और द्विबीजपत्री खरपतवार। तो मैंने अभी बताया था कि जब बीज चोल 2 भागों में विभाजित नहीं होता ना तब तो वो क्या बनता है? एक बीजपत्री। तो ऐसी विशेषता जिन खरपतवारों के बीजों में पाई जाती है वो तो कहलाते हैं एक बीजपत्री खरपतवार। और जब बीज चोल है यानी बीज पत्र है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है ना तब क्या कहलाता है? वो द्विबीजपत्री खरपतवार कहलाता है। तो एक बीजपत्री खरपतवार कौन कौन से होंगे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं, जैसे ग्रास कुल के जितने भी खरपतवार है यानी ग्रेमिनी कुल के जितने भी खरपतवार हैं वो सारे के सारे क्या है? एक बीजपत्री है। जैसे मोथा, दूब घास। हालांकि मोथा ग्रेमिनी कुल का नहीं है लेकिन ये साइट्रेसी कुल का है। दूब घास, मोथा, ठीक है, मकड़ा, क्रेब ग्रास,
गेहूंसा, क्रेबग्रास, गेहूंसा, गेहूंसा, ये खरपतवार है वो सारे के सारे क्या है, एकबीजपत्री है। मतलब इनका जो बीज होता है ना, वो बीज का बीज चोल दो भागों में विभाजित नहीं हो पाता, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एकबीजपत्री खरपतवार। और जिनका बीज चोल दो भागों में विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगा, द्विबीजपत्री। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल के रूप में, कौन सा खरपतवार है, जैसे सेंजी, कौन सा, सेंजी, बथुआ, दुधी, सत्यानाशी, सत्यानाशी, ये सारे खरपतवार है वो कौन से हैं, द्विबीजपत्री है। तो छठा जो वर्गीकरण था खरपतवारों का वो किसके अकॉर्डिंग टू, बीज पत्र के आधार पर, तो वो अपना कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट अपना सातवां जो वर्गीकरण है खरपतवारों का है वो है प्रजनन विधियों के आधार पर। किसके आधार पर है, प्रजनन विधियों के आधार पर। तो देखो भी सबसे पहले प्रजनन क्या होता है, तो प्रजनन किसी भी पादप के द्वारा अपने समान नए पादप निर्माण करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। यानी पादपों की संख्या में वृद्धि होना ही क्या होता है, प्रजनन होता है। ठीक है, तो प्रजनन या जनन है वो खरपतवारों में दो प्रकार का पाया जाता है। कितने प्रकार का पाया जाता है, दो प्रकार का पाया जाता है। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं प्रजनन के, देखिए सबसे पहला लैंगिक प्रजनन। कौन सा, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, और सेकंड होता है वो कौन सा होता है, अलैंगिक प्रजनन। कौन सा होता है, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब लैंगिक प्रजनन क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल है रिप्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन क्या होता है, देखो एक इधर देखिए, जैसे एक पुष्प हो गया, ठीक है, इस पुष्प में ये भाग है, ठीक है, और ये भाग है, जैसे ये भाग हो गया पुंकेसर। पुंकेसर है वो पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है, और ये जो भाग है वो गया स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर पुष्प का कौन सा भाग होता है, मादा भाग होता है। ठीक है, तो जब पुंकेसर यानी नर भाग है वो किस पर गिर जाए, टूटकर, यहां से टूटकर ये इसके ऊपर गिर गई। ठीक है, तो नर है वो किसके साथ है, संयुग्मित हो गया, मादा के साथ है। तो नर और मादा का संयुग्मन होना या संलयित होना या आपस में मिलना क्या कहलाता है, यहां पर क्या हो गया, नर और मादा युग्मक आपस में संलयित हो गए। उस संलयित होने की क्रिया को क्या कहेंगे अपने, निषेचन। क्या कहेंगे, निषेचन। और निषेचन होने के बाद इस पराग नलिका से क्या हो जाएगा कि पुंकेसर यानी नर जननांग और मादा, ठीक है, स्त्री केसर, वो निषेचित होने के बाद कहां पर है, अंडाशय में चले जाते हैं। और अंडाशय में यहां पर किसका निर्माण हो जाता है, फिर बीज का निर्माण होता है। और बीज से जब नया पौधा बनता है तो उस क्रिया को ही अपने क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं।
यानी नर व मादा युग्मकों का संलयन होने की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन क्रिया के बाद नए पौधे का निर्माण या बीज का निर्माण क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है या लैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन के आधार पर खरपतवार कौन से होते हैं? तो अपन ने देखो यहाँ पर देखो क्या पढ़ा है कि निषेचन हुआ और निषेचन से किसका निर्माण हो गया? बीज का, और बीज से फिर क्या बन रहा है? एक नया पौधा बन रहा है। तो बीज द्वारा जनन करने वाले खरपतवार हैं वो सारे के सारे किस जनन के अंतर्गत रखे गए हैं? लैंगिक प्रजनन में रखे गए हैं। तो ऐसे कौन से हैं? मोस्टली सारे के सारे जितने भी एक वर्षीय खरपतवार हैं, एक वर्षीय खरपतवार अपने पीछे वीडियो में पढ़ चुके हैं, किसके आधार पर है? जीवन चक्र के आधार पर। तो वहां पर पढ़ा था ना कि एक वर्षीय खरपतवार। तो एक वर्षीय जितने भी खरपतवार हैं उनमें जनन है वो किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा, यानी लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें। तो जैसे मैं बात करूं, एक आधा उदाहरण बता देता हूं। जैसे गेहूंसा अपन ने पढ़ा था, गेहूंसा में जनन किसके द्वारा था? बीज के द्वारा था। तो एक वर्षीय हो गया ना गेहूंसा, बथुआ, ठीक है, ये खरपतवार थे वो एक वर्षीय थे जिनका प्रजनन है वो किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा होता है, इसलिए किस श्रेणी में रखे गए? लैंगिक प्रजनन में। ठीक है, दूसरा द्विवर्षीय खरपतवार। कौन से खरपतवार है? द्विवर्षीय खरपतवार। तो द्विवर्षीय खरपतवार जितने भी थे, ठीक है, जैसे मैं बात करूं जंगली गोभी की, जंगली गाजर की, तो उनमें जो जनन होता है वो भी बीज के द्वारा होता है। तो इसलिए वो भी किस जनन के अंतर्गत आएंगे? लैंगिक प्रजनन में आएंगे। ठीक है, कुछ बहुवर्षीय खरपतवार भी किस विधि के द्वारा जनन करते हैं? लैंगिक। मतलब बहुवर्षीय खरपतवारों में मोस्टली क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। लेकिन जब उनको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाए ना, तो उस टाइम वो बहुवर्षीय खरपतवार हैं वो किस विधि के द्वारा, यानी बीज के द्वारा नया पौधा तैयार कर लेते हैं। इसलिए उनमें भी क्या पाया जाता है? लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो मतलब लैंगिक भी पाया जाता है और साथ में उनमें कौन सा? अलैंगिक भी पाया जाता है। तो जैसे बात करूं मैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप मोथा अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीज द्वारा नया पौधा बना लेगा। दूब घास ये भी क्या करता है? अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर लैंगिक विधि के द्वारा जनन कर लेता है। ठीक है, तो इनमें क्या है? कांस भी होता है। मोथा, दूब घास, कांस, ये जो खरपतवार है वो अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ही लैंगिक प्रजनन करते हैं। और अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलती, विपरीत परिस्थितियां होती है, तो कौन सा जनन कर लेते हैं? वो अलैंगिक है। तो इसलिए इन खरपतवारों में अलैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है और लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है। आई समझ में? तो प्रजनन विधि के आधार पर खरपतवार दो प्रकार के, सबसे पहला हो गया अपना लैंगिक प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? देखिए, अपने पढ़ा है लैंगिक में पढ़ा था कि नर और मादा दोनों जीव भाग ले रहे थे ना, लेकिन अलैंगिक में या तो नर या फिर मादा, ये इनमें किसी भी प्रकार का कोई निषेचन नहीं होगा। बिना निषेचन के ही नए पौधे का क्या कर देंगे? निर्माण कर देंगे, नया पौधा निर्मित कर देंगे। तो जब बिना निषेचन के द्वारा नया पौधा निर्मित होता है ना, तो ऐसी मेथड कहलाती है अलैंगिक प्रजनन। क्या कहलाती है? अलैंगिक प्रजनन है। क्या कहलाती है भी? अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में किसी भी प्रकार का कोई निषेचन नहीं हुआ। उसमें क्या होता है? या तो नर पौधा है वो नए पौधे का निर्माण कर सकता है, या फिर मादा पौधा है वो किसका निर्माण कर सकता है? नए पौधे का निर्माण कर सकता है। तो नर और मादा आपस में संलयित नहीं हो रहे हैं, तो संलयित नहीं हुआ तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई निषेचन नहीं हुआ। और जब निषेचन नहीं होता तब वो कौन सी मेथड कहलाती है? अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। अब इसमें क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में पौधे हैं या खरपतवार हैं वो अपना जनन है वो कायिक भागों से करते हैं। किससे करते हैं? कायिक भाग। अब कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कंद, परकंद, गुस्तारी, ये सारे के सारे है ना, ये कायिक भाग हैं। जब किसी भी पौधे में
कायिक भागों द्वारा जनन होता है तो उस क्रिया को बोला जाता है अलैंगिक जनन या फिर कायिक जनन है। यानी कायिक भागों के द्वारा नया पौधा बनने की क्रिया कायिक जनन कहलाती है। अब कायिक भाग या तो वो नर पौधे का हो सकता है या फिर मादा पौधे का हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कायिक भाग या तो नर का है या फिर मादा का है। तो मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी एक ही जीव क्या कर रहा है, नए पौधे को निर्मित कर रहा है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं हुआ, और जब निषेचन नहीं होता है तो कौन सा जनन होता है, अलैंगिक। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन या अलैंगिक जनन के आधार पर खरपतवार अपना कायिक भागों द्वारा जनन करते हैं, यानी वानस्पतिक भागों द्वारा, जैसे जड़, तना, पत्ती, कंद, प्रकंद, बुस्तारी। अब जड़ द्वारा कौन सा खरपतवार करता है, कुछ पौधे या कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके जो मूल होते हैं या जड़ होती है, उन जड़ों में क्या पाई जाती है, छोटी छोटी गांठें पाई जाती है। इन गांठों में जनन करने की क्षमता होती है। जब इन खरपतवारों को अपने ऊपर से काट देते हैं ना, तो ये गांठें क्या करती है, कायिक जनन करके नया पौधा निर्मित कर देती है। तो जड़ द्वारा क्या बन गया, नया पौधा बन गया। तो जड़ द्वारा, यानी जड़ एक कायिक भाग है ना, तो जड़ द्वारा प्रजनन कौन करता है, हिरणखुरी खरपतवार करता है। कौन सा खरपतवार है, हिरणखुरी। हिरणखुरी कॉन्वोन्वुलस आर्वेंसिस, कॉन्वोन्वुलस है आर्वेंसिस से। तो हिरणखुरी अपना जनन है या प्रजनन है वो किसके द्वारा करती है, जड़ के द्वारा करती है। ठीक है, उसके बाद तना। ठीक है, तना को अपने स्टोलन भी कह सकते हैं, स्टोलन भी कह सकते हैं, जिसे बुस्तारी भी कहा जाता है। तो बुस्तारी यानी कुछ पौधों का जो मुख्य जो तना है वो रूपांतरित तने में विभाजित हो जाते हैं, और उस रूपांतरित तने में छोटी छोटी क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। जब वो गांठें भूमि के संपर्क में आती है तो वहां पर जड़ों का निर्माण कर लेती है। पौधे का ऐसा भाग क्या कहलाएगा, स्टोलन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टोलन कहलाता है या बुस्तारी कहलाता है। तो बुस्तारी द्वारा जनन है वो किसमें होता है, दूब घास में। किसमें होता है, दूब घास खरपतवार में। ठीक है, उसके बाद है पत्ती। तो कुछ खरपतवार ऐसे हैं या कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां है ना, उनके किनारे कटे फटे होते हैं। ठीक है, उन कटी फटी पत्तियों की संरचना में अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं। क्या पाई जाती है भी, अपस्थानिक कलिकाएं। तो अपस्थानिक कलिकाएं हैं वो अनुकूल दशा मिलने पर जड़ों का निर्माण कर देती है और नया पौधा निर्मित कर लेती है। तो जब पत्ती द्वारा जनन हुआ तो कायिक भाग द्वारा जनन हो रहा है, तो अलैंगिक प्रजनन है ना। तो पत्ती द्वारा कौन सा खरपतवार जनन करता है, मैंने बताया था कि ब्रायोफिलम की पत्तियां होती है, उसके किनारे हैं, वो किनारे कटे फटे होते हैं, और उनमें क्या पाई जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। वो अपस्थानिक कलिकाएं अनुकूल दशा मिलने पर क्या करती है, जड़ों का निर्माण कर देती है और नए पौधे बना लेती है। तो पत्ती द्वारा ही क्या बन गया, नया पौधा बन गया। तो ये किस में मिली है ऐसी विशेषता, ब्रायोफिलम में। तो पत्ती द्वारा कौन सा खरपतवार है, ब्रायोफिलम क्या करता है, प्रजनन करता है। ठीक है, उसके बाद कंद। उसके बाद क्या, कंद। कंद को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबर। कंद, ठीक है, कंद को बोलते हैं इंग्लिश में ट्यूबर। तो कंद आप जानते ही हो कि एक रूपांतरित तना ही होता है। जो मुख्य जो तना होता है उसमें भोजन संग्रह के कारण वो फूलना स्टार्ट हो जाता है, और उस फूली हुई संरचना पर छोटी छोटी क्या पाई जाती है, ऐसे आंखें पाई जाती है। उस फूली हुई संरचना को ही क्या बोला जाता है, कंद बोला जाता है। तो ये रूपांतरित तना हो गया। तो रूपांतरित तना यानी कंद है, उस कंद के द्वारा कौन से पौधे में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो कौन से पौधे में होता है अलैंगिक प्रजनन, जो पाया जाता है कौन से पौधे में, मोथा में। किसमें भी, मोथा में। तो मोथा अपना जनन है वो किसके द्वारा करता है, कंद या ट्यूबर के द्वारा। ये जेट एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोथा अपना प्रजनन किसके द्वारा करता है। तो मोथा प्रजनन है वो किसके द्वारा करता है, कंद के द्वारा करता है। ठीक है, ओके।
उसके बाद परकंद। परकंद क्या होता है? राइजोम किसे बोलते हैं? तो कंद तो फूली हुई संरचना थी जो भूमि के अंदर थी और वो क्या करती है? धरातल के समांतर वृद्धि करती है। लेकिन परकंद होता है वो क्या करता है कि जैसे ये मुख्य तना हो गया, इस मुख्य तने का अंदर वाला जो भाग यानी भूमि के अंदर है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है और फूलकर क्या करता है? ऐसे वृद्धि करता है और तने के समांतर निकलता है, तने के समांतर है, ठीक है ना। लेकिन धरातल के ऊर्ध्वाधर भाग में निकलता है, इसलिए वो भाग क्या कहलाता है? परकंद कहलाता है। तो परकंद द्वारा जनन है वो कौन करता है? परकंद द्वारा जो जनन करता है वो कौन सा खरपतवार करता है? कांस यानी सेकेरम हेल्पेंस, ठीक है। तो सेकेरम हेल्पेंस जो खरपतवार है वो क्या करता है? अपना सेकेरम स्पोंटेनियम अपना खरपतवार जनन करता है, वो किसके द्वारा करता है? परकंद के द्वारा। नेक्स्ट गुस्तारी हो गया था, ठीक है, तो किसके आधार पर पढ़ लिया अपन ने ये वर्गीकरण? प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण हो गया है। लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। तो जनन विधियों के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक तो लैंगिक प्रजनन वाले खरपतवार और एक अलैंगिक प्रजनन वाले खरपतवार। कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है 8वां, भूमि या जलवायु के आधार पर। भूमि या फिर आठवां वर्गीकरण, भूमि या जलवायु के आधार पर खरपतवार। भूमि या जलवायु के आधार पर। तो देखो, किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली भूमि और उस क्षेत्र की जलवायु के अनुसार खरपतवारों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कौन सा? सबसे पहला है कृषि क्षेत्र का खरपतवार। कौन सा? कृषि क्षेत्र का खरपतवार। दूसरा अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। तीसरा जो है वो है जलमग्न भूमि के खरपतवार। चौथा जो है वो है शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। ठीक है, तो 4 प्रकार के हो गए। अब कृषि क्षेत्र का खरपतवार यानी जहां पर अपने यानी खेती करते हैं यानी फसल उगाते हैं, उन फसलों के साथ जो खरपतवार उगते हैं वो सारे के सारे कौन से आएंगे? कृषि क्षेत्र के खरपतवार। जैसे बथुआ है, गेहूं है, तो ये गेहूं की फसल में उगते हैं। तो गेहूं की फसल में उगते हैं तो वो एक निश्चित क्षेत्र हो गया, अपना खेत हो गया, तो वो वहां पर अपने फसल उगा रहे हैं, तो इसलिए वो कौन सा क्षेत्र माना गया है? कृषि क्षेत्र माना गया है। तो फसलों के साथ उगने वाले जो खरपतवार हैं कृषि क्षेत्र में, वो कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं। ठीक है। अकृषि क्षेत्र के खरपतवार यानी जहां पर अपने किसी भी प्रकार का फसलों उत्पादन नहीं करते, जहां पर अपने किसी भी प्रकार का फसलों उत्पादन नहीं करते, जो बीहड़ भूमि होती है, नहर नदी आदि के जो किनारे होते हैं, सड़कों के जो किनारे होते हैं, वहां पर जो खरपतवार उगते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? अकृषि क्षेत्र के। तो मतलब क्या है कि सड़क के किनारे हैं, नहर नदी के जो किनारे हैं, ठीक है, बीहड़ भूमि है, वहां पर अपने कोई भी किसी भी प्रकार की फसल को उत्पादित नहीं करते हैं, उगाते नहीं है, तो वो अकृषि क्षेत्र माना जाता है। तो वहां पर उगने वाले सारे खरपतवार है वो अकृषि क्षेत्र के खरपतवार होते हैं। जैसे लेंटाना केमरा है, कांग्रेस घास है, ठीक है, दूब घास है, मोथा भी उगता है, ठीक है, जड़बेरी भी उगती है, आंख भी उगता है, ये सारे के सारे अकृषि क्षेत्र के खरपतवार हैं। और जलमग्न भूमि के खरपतवार कौन से हो जाएंगे? जलमग्न भूमि के यानी जो जल भराव वाले क्षेत्रों में उगते हैं, यानी जो जल भराव वाले क्षेत्रों में उगते हैं,
ऐसे खरपतवारों को अपने क्या कहते हैं, जलमग्न भूमि के खरपतवार कहते हैं। जब इनको जल की अधिक आवश्यकता होती है और ज्यादातर जल भराव वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इसलिए इनको एक्वाटिक वीड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्वाटिक वीड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं, जलकुंभी, कौन सा खरपतवार है, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। जलकुंभी जो खरपतवार है वो जलमग्न क्षेत्रों में ही उगता है और जलकुंभी खरपतवार को बंगाल जो राज्य है भारत में, उसका आतंक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आतंक कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में जो नदियां बहती है उन नदियों में जलकुंभी उग जाता है और जलकुंभी क्या करता है, उन नदियों के पानी के बहाव को रोक देता है, इसलिए वो नदियां उफान पर आ जाने से टूट जाती है और आसपास के क्षेत्र की फसल को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। इसलिए ये समस्या ज्यादातर बंगाल में ही पाई जाती है, इसलिए बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरा खरपतवार, जैसे मैं बात करूं टाइफा, कौन सा, टाइफा, जिसको अपने सामान्य भाषा में सिंगाड़ा कहते हैं, सिंगाड़ा। तो टाइफा भी जलीय क्षेत्र में उगता है, इसलिए ये भी जलमग्न क्षेत्र का खरपतवार हो गया, ठीक है। जंगली धान है, वो भी मतलब कौन सी जंगली धान है, वो धान में उगता है और धान है वो जलमग्न क्षेत्रों में उगाई जाती है, इसलिए वो भी कौन सा खरपतवार माना गया है, जलमग्न भूमि का खरपतवार माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा, शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। शुष्क क्षेत्र यानी ऐसे क्षेत्र जहां की जलवायु कैसी हो, शुष्क हो, मतलब आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं हो, जहां पर तापमान ज्यादा हो, वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती हो, उन क्षेत्रों को शुष्क क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है। तो शुष्क क्षेत्र, जैसे मैं बात करूं, राजस्थान का रेगिस्तान है, राजस्थान का रेगिस्तान है, वो शुष्क जलवायु का है। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में उगने वाले सारे के सारे खरपतवार है वो कौन से खरपतवार माने गए हैं, शुष्क क्षेत्र के खरपतवार माने गए हैं। तो जैसे मैं बात करूं, कौन सा केक्टस प्रजाति है, कौन सी, केक्टस यानी नागफनी है, डंडाथोर है, वो सारे के सारे खरपतवार है, वो सारे कौन से हैं, शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। जड़बेरी है, आख भी उगता है, कैर भी उगता है, खींप भी उगती है, फोग, ठीक है, फोग, कैर, खींप, ये सारे के सारे खरपतवार है वो कौन से हैं, शुष्क क्षेत्र के खरपतवार है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है खरपतवारों का वर्गीकरण, वो कंप्लीट है। यानी पहला अपन ने पढ़ा था फसल संबंध के आधार पर, दूसरा अपना जीवन चक्र के आधार पर, तीसरा ऋतु या फसल बुआई के समय के आधार पर, चौथा प्रपोषिता के आधार पर, पांचवा पत्ती की संरचना के आधार पर, और छठा बीज पत्र के आधार पर, सातवां अपन ने प्रजनन विधि के आधार पर पढ़ लिया, और आठवां भूमि या जलवायु के आधार पर पढ़ लिया। तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया खरपतवारों का वर्गीकरण। थैंक यू।